इलेक्ट्रॉनिकी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द इलेक्ट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन एक अति सूक्ष्म कण है जिसकी पहले खोज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने 1897 में की थी। पर इलेक्ट्रॉन शब्द का पहले प्रयोग जैक क्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने 1891 में प्रकाशित अपने शोध पत्र में ही किया था। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का उपयोग पहले हो गया, शब्द का उपयोग हो गया था, इलेक्ट्रॉन की पहचान उसे काफी बाद में हुई। और इससे भी अधिक रोचक तथ्य यह है कि इलेक्ट्रॉनिक शब्द का प्रयोग उससे भी पहले हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक शब्द के बारे में चर्चा करने से पूर्व इलेक्ट्रॉन पर संक्षिप्त चर्चा करना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन हर सामान्य पदार्थ का एक अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण है जो विद्युत चालकता और पदार्थ की रासायनिक विशेषताओं के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं, इनको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। वैसे भी यहाँ जो विद्वज्जन है उनको प्रस्तुत करना कोई समय का उतना उपयोग नहीं हो पाएगा। और इसलिए मैं जो इलेक्ट्रॉन के गुण हैं और जो अन्य संबंधित गुण हैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाए आप। अब मैं सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स पर आता हूँ। उपरोक्त नन्हे अति शक्तिशाली व बहुपयोगी इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में वृद्धि, नियंत्रण आदि से जनोपयोगी कार्य संपन्न किए जाते हैं। इससे संबंधित अध्ययन को इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। यह मोटे तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स की परिभाषा है। यह विषय इस कदर लोकप्रिय हो चुका है कि इसके कारण इलेक्ट्रॉनिक्स युग का प्रादुर्भाव हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स की परिभाषा व्यक्त करते हुए यह भी ध्यान रखा जाता है कि विद्युत चालन भी इलेक्ट्रॉन के प्रभाव पर आधारित है, पर उच्च वोल्टेज के कारण विद्युत प्रवाह और उससे संबंधित जो है वो विद्युत इंजीनियरिंग यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत सेमीकंडक्टरों, थर्माइनिक वाल्वों, आजकल इनका प्रयोग बहुत कम होता जा रहा है, माइक्रोवेव का होता है, रेजिस्टरों, कैपेसिटरों, इंडक्टरों से युक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का अध्ययन, डिजाइन, नियंत्रण, संचार और गणना आदि से संबंधित जो विषय है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास के चंद मार्ग स्तंभ इस प्रकार है। ये मैं मार्ग स्तंभ भी नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इनमें से ज्यादातर के बारे में यहाँ लोग परिचित हैं, लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 19वीं सदी के अंतिम दशक में जो विकास यात्रा प्रारंभ हुई थी वो 20वीं सदी के मध्य में परिपक्व हुई और जो 20वीं सदी के जो उत्तरार्ध है उसमें घर घर की वस्तु बन गई जैसे। और इसका एक बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन यानी कि विविधीकरण भी हो गया। और इसमें जब से आईसी का आविष्कार के लिए ने किया और उसके बाद लेजर का आविष्कार हुआ और उसके बाद ट्रांजिस्टरों का विकास हुआ, उससे इसका और विस्तार हुआ। और जब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 में हुआ तो ये एक बहुआयामी और अति तीव्र गति से आगे बढ़ता चला गया। अब मैं उस विकास यात्रा के दूसरे पहलू की ओर ध्यान देता हूं कि पहले इलेक्ट्रॉन ट्यूबों का उपयोग होता था, इलेक्ट्रॉन ट्यूबों का उपयोग होता था और उसमें जो है एक कैथोड होता था और एक एनोड होता था। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, एनोड पर जाकर होते थे और उससे जो है वो इस प्रक्रिया का उपयोग बहुत सारी चीजें होता था। लेकिन उसके बाद सेमीकंडक्टरों का विकास हुआ और सेमीकंडक्टरों का विकास करने की आवश्यकता इससे पड़ी कि जो थर्माइनिक वाल्व थे उनका निर्माण जटिल और महंगा था और इसके लिए उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती थी और ये बहुत गर्म होती थी। और जहाँ भी उच्च वोल्टेज और गर्म होता है वहाँ रखरखाव एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी। इसी कारण जब पहले कंप्यूटर बनाया गया था तो एक तरफ से वो गणना करता था और दूसरी तरफ से उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती थी। एयर कंडीशनर वगैरह लगाना, बहुत सारे और तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो इसके लिए जैसे वैज्ञानिकों को बाध्य होना पड़ा कि ठोस के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करें। इससे पूर्व पढ़ाया जाता जो कि इस गैदरिंग के लिए बहुत मामूली सी चीज है, लेकिन अगर 10+2 के बच्चों को समझाना पड़े तो ये चीज समझाना बहुत जरूरी है। अब आता है ग्रेडेड चिपों के विकास पर। ठोस अर्धचालकों के उपयोग से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का आकार और औसत
100 गुना कम हो गया था, उपयोगिता भी बढ़ गई थी और कीमत भी कम हो गई थी, 10 गुनी कम हो गई थी। लेकिन फिर भी इन छोटे छोटे पुर्जों को, जैसे ट्रांजिस्टर अकाउंट है, वो जमाने जब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना शुरू किया था आईडीओटी में, तब उनको जोड़ना, फिर दुनिया भर के तारों से एक से दूसरे जोड़ना, और वो एक समस्या थी। और उसमें मरम्मत, रख रखाव और आगे बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती थी। वो एक कैपेसिटेंस डेवलप हो जाता था जहां पर भी ज्वाइंट होता था, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसका निदान तब हुआ जब इंटीग्रेटेड सर्किट बने। इंटीग्रेटेड सर्किट भी कई चरणों में अभी कुछ जिक्र किसी विद्वान ने कर दिया था, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। शॉर्ट स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मध्यम पैमाने का एकीकरण, और उसके बाद बड़े पैमाने पर एकीकरण, और उसके बाद VLSI आया, और VLSI के बाद हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर जा रहे हैं। मतलब लाख इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक छोटी सी चिप में हम लोग उनको जोड़कर और उसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे पहलू पर आते हैं हम। कंप्यूटर का ढांचा तो वैसे चार्ल्स बाबाज ने अपने जीवन काल में पहले ही बना दिया था, वो तो क्या नाम है 19वीं सदी में हो गया था। लेकिन और उसका जो सॉफ्टवेयर है वो जॉर्ज बूल, उसका सॉफ्टवेयर का आधार जो होता है वो बूलियन बीजगणित होता है, और ये सब चीजें इसके उपयोग होने से बहुत पहले डेवलप हो गई थी। लेकिन ये तब तक अनुपयुक्त पड़े रहे जब तक इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास नहीं हुआ। और जब इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास हुआ तो उसी इलेक्ट्रॉनिक्स के कंधे पर चढ़कर ही कंप्यूटर दुनिया में आया, बहुत तेजी से आता चला गया। और एकल से अब जो है ये जमाना ये है कि न सिर्फ एकल से प्रोसेसर से काम चलता है, वरन ये बहुत शक्तिशाली और बहुत उपयोगी हो चुका है। और चूंकि नैनो टेक्नोलॉजी का डिस्कशन पहले हो चुका है, आने वाले समय में जो नैनो टेक्नोलॉजी का आधार है कि भाई जो भी आकार है उसको और छोटा करो, और जो 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 गति है उसको और बढ़ाओ, शक्ति है उसको और बढ़ाओ, कीमत है उसको और कम करो। तो ये जो पहलू जिनकी चर्चा हो चुकी है वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स से ही शुरू हुए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका लगातार उपयोग आगे भी होता रहेगा। अब उसके बाद एक आयाम और जोड़ा, वो आयाम था इंटरनेट का। इंटरनेट जैसे कल चर्चा हुई थी कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी के आधार पर जो है बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि रक्षा में, स्पेस में पैसे की कमी नहीं होती। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि मतलब इसमें कितना बजट है, बजट कई गुना होता है, और बजट को खर्च करना एक समस्या होता है। तो इस बहाने बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं, और उनमें से एक चीज थी इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है वो रक्षा प्रणाली के लिए डेवलप की गई, अपनी रक्षा प्रणाली को बचाए रखने के लिए डेवलप की गई। लेकिन जब ये कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध समाप्त हुआ तो वो आम जनता के लिए खोल दी गई, और जब वो खोल दी गई तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर और इंटरनेट और वो जो ये सब मिलते चले गए। और जैसे पहले आमतौर पर कहावत होती थी कि 1 और 1 11 होते हैं, अब 1 और 1 11 का जमाना नहीं रहा। 1 और 1 और 1 111, या 1 और 1 और 1 1111, ये एक परंपरा चल गई है कि एक दूसरे को मिलाकर शक्ति को कई गुना बढ़ा देना। तो उस प्रक्रिया में इंटरनेट का विकास हुआ, और वो आम जनता के उपयोग की वस्तु हो गई। और मल्टीमीडिया, जिसकी चर्चा की पहले ही की जा चुकी है, मल्टीमीडिया का इसमें समावेश किया गया। ध्वनि, छवि, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का इन सब पर उपयोग होने लगा। और इसके बाद अनेक सर्च इंजन डेवलप हुए, जैसे याहू है और कई जो सर्च इंजन है। ये जो जब विकसित हुए तो आज किसी भी चीज को इंटरनेट पर डालना और उसके बाद ढूंढकर उसको निकालना ऐसा ही हो गया है जैसे मतलब सागर किनारे पे आप सीपी पकड़ते हैं। तो इस तरीके से होता चला गया, और इसी की सहायता से ईमेल, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस वगैरह का विकास हुआ। इन सब की चर्चा इत्तेफाक से पहले की जा चुकी है। इसी क्रम में मोबाइल फोन, सेलुलर फोन का विकास हुआ। इलेक्ट्रॉनिकी के विकास ने टेलीफोन व्यवस्था को तो प्रभावित किया ही, टेलीफोन व्यवस्था भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक विकसित रूप है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास हुआ, टेलीफोन व्यवस्था भी उतनी ही मजबूत होने। पहले एक क्रॉस बार एक्सचेंज हुआ करती थी इलेक्ट्रोमैकेनिकल, और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज आया तो इस पर भरोसा करना या इसका उपयोग करना बहुत सरल हो गया। और उसके बाद जब मोबाइल फोन व्यवस्था यानी कि जो सेलुलर फोन प्रणाली जो है
वो जब विकसित हुई तो ये पहले यूरोप में अलग अलग हुई थी, स्कैंडिनेवियन देशों में अलग हुई थी और अमेरिका में अलग हुई थी। दोनों की टेक्नोलॉजी भी अलग अलग थी, एक CDMA थी और दूसरी GSM प्रणाली थी। तो वो जो है अलग अलग टेक्निक, लेकिन उसके बाद एक दूसरे के गुणों का उपयोग करते हुए ये और डेवलप हुई और वो भारत में पहुंची तो टेलीफोन, जो सामान्य टेलीफोन था, उनकी विकास दर बड़ी मामूली थी हमारे देश में। लेकिन जब नवी पंचवर्षीय योजना में मोबाइल फोन को लाया गया और उसमें निजी क्षेत्र को हाथ तक फैलाने का मौका दिया गया तो बहुत तेजी से हुआ। और आज मतलब आप सभी लोगों को मालूम है कि इवन जो आदमी 2 टाइम की रोटी नहीं जुटाने में मुश्किल महसूस करता है, लेकिन वो मोबाइल फोन रखता भी है, उसका उपयोग भी कर लेता है। अब मैं आता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्गीकरण। चूंकि मेरा विषय है दैनिक जीवन में इलेक्ट्रॉनिक, मैंने वर्गीकरण भी इसी तरीके से किया है कि जिससे कि उसका व्यापक उपयोग आसानी से हर मतलब बच्चे से बच्चे को समझ में आ जाए। तो इसका कई प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक वर्गीकरण है इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी और दूसरा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी। इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी में जिस संकेत का में परिवर्तन किया जाता है वो कंटिन्यूअस संकेत, जैसे साइनोसाइडल वेव होता है। दुर्भाग्यवश में चित्र वगैरह के इसमें नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगली बार जब कभी मौका मिलेगा तो उसको लगाकर ही लूंगा। तो साइनोसाइडल वेव है अलग संकेत, और उसको जो है उसमें जो मैनिपुलेशन किया जाता है, जो परिवर्तन किए जाते हैं, उससे संबंधित जो विषय है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी उसको बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये सब चीजें जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में आती हैं। हालांकि अभी भी ये बहुत उपयोगी है रेक्टिफिकेशन और जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक के आगे किसी नॉन इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को या डिवाइस को चलाना है तो उसके लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी पर ही हमको निर्भर करना पड़ता है। लेकिन इसका उपयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसका कारण ये है कि जो दूसरा इसका पहलू है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी, वो प्रारंभ हो चुका है और जोर शोर से प्रारंभ हो चुका है। और ठोस इलेक्ट्रॉनिक्स के जब ये सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर जब से उपयोग में आया तो उसके बाद आउटपुट 0 और 1 उससे प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। मतलब उसको हमने एक स्विच के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उससे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी का प्रादुर्भाव हुआ। और उसके सहारे से हमने जो हमारा पुराना बुलियन बीजगणित जो जॉर्ज बोल ने विकसित किया था और जो बेकार पड़ा हुआ था, उसका उपयोग किया। तरह तरह के एंड और गेट्स वगैरह इस्तेमाल किए और उस इस्तेमाल से इसका उपयोग करना प्रारंभ किया। इसके डिजाइन सरल होती है, कंप्यूटर की डिजाइन तो इसी पर आधारित होती है। और जहां पर भी कंप्यूटर को हमको उससे जोड़ना होता है तो उसमें कुछ पोर्शन इसका आ जाता है। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन करता जो है डिजिटल डिजाइनिंग का भी उपयोग करते हैं। अभी कैड की चर्चा पहले हो चुकी है, भूटानी साहब ने किया कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन आजकल बहुत ज्यादा लोकप्रिय का एसेंशियल हो चुका है। अब इतने बड़े बड़े बोर्डों पर डिजाइन करने की परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है। तो ये एक वर्गीकरण था जिससे कि हमको आइडिया लगता है कि दैनिक जीवन में इलेक्ट्रॉनिकी कितना अंतर प्रवेश हो चुकी है। उसके बाद दूसरे आधार पर वर्गीकरण है। दूसरे आधार पर वर्गीकरण में हम इसको वो जो है इसकी विविधता और व्यापकता को और दर्शाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बहुत सारे अर्धचालकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक की चर्चा हुई कि इसमें गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग होता है। जो आम इंटीग्रेटेड सर्किट है उनमें सिलिकॉन का उपयोग होता है। इसके अलावा सर्किट के पुर्जे जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, डिस्प्ले, क्रिस्टल, कनेक्टर, मैग्नेटिक और माइक्रोवेव पुर्जे, फिल्टर, प्रिंटेड सर्किट वगैरह। इसके अलावा आजकल डाटा प्रोसेसिंग की मांग बहुत ज्यादा है, जरूरत बहुत ज्यादा है। और डाटा प्रोसेसिंग जो उपकरण जो है उनमें भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी हो रहा है। इसी तरीके से संचार उपकरणों में, संचार में जैसे मल्टीप्लेक्सर है, मॉडम है। मॉडम की जरूरत वहां पड़ती है जहाँ टेलीफोन लाइन जो एनालॉग है और कंप्यूटर जो डिजिटल है उनको हम जोड़ते हैं, उनका जब संगम करते हैं तो मॉडम की जरूरत पड़ती है। फैक्स, टेलीविजन, दूरसंचार उपकरण जैसे माइक्रोवेव लिंक वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक एरिया है इसके इस्तेमाल का। औद्योगिक मापक और नियंत्रण उपकरण, प्रक्रिया को नियंत्रण करने वाले उपकरण जैसे सेंसर, वाल्व,
मोटर कंट्रोल, डिस्प्ले, उत्पादन है तो न्यूमेटिकली कंट्रोल मशीन है, प्रोग्रामेबल कंट्रोल, रोबोट, मशीन विजन, टेस्टिंग उपकरण आदि। कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र मैंने पहले ही कर दिया। इसके अलावा उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र आजकल इतना बढ़ गया है, विशेष रूप से जब से चाइनीज सामान बाजार में आ रहा है तो वो और बढ़ गया है। और इसमें ट्रांजिस्टर, स्टीरियो, टेलीविजन, विभिन्न प्रकार की घड़ियां, माइक्रोवेव ओवन, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, व्यक्तिगत उपयोग की चीजें जैसे कैलकुलेटर, पर्सनल कंप्यूटर आदि। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर एक बड़ा वाइड क्षेत्र है सॉफ्टवेयर का। और उपरोक्त जितनी भी प्रक्रियाएं बताई हैं उनमें सब जगह कहीं न कहीं छोटे या बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है, यानी कि एक बना बनाया प्रोग्राम उसमें फीड होता है, उसके आधार पर वो उपकरण काम करता है। अच्छा, अब इसमें इसका दैनिक जीवन में इलेक्ट्रॉनिक्स की किस तरीके से आगे बढ़ रही है उसका एक और उदाहरण मैं देता हूँ। त्रिस्तरीय पुर्जे, मतलब जैसा उपयोग होता है उसी स्तर के, उसी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे भी बनाए जा रहे हैं। जैसे मिलिट्री उपयोग में जो चीजें आती है, जो कि मिलिट्री को हर परिस्थिति में युद्ध करना पड़ता है और उसकी रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता और जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो उसमें ये स्पेसिफिकेशन बहुत कड़े होते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस पर भी वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट काम करता है और +125 डिग्री तापमान पर भी काम करता है। इसी प्रकार आर्द्रता, ह्यूमिडिटी वगैरह के पैमाने बहुत कड़े होते हैं। हम भी जो अपने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जो चीजें बनाते हैं तो उनमें उनका हम लोग एनवायरमेंटल साइकिल टेस्ट करते हैं और ये मतलब प्रूव करते हैं कि ह्यूमिडिटी जो है 0% से लेकर 90% तक लाते हैं, फिर कम करते हैं और ऐसी 50 साइकिल दोहराते हैं। और उन 50 साइकिलों में जो हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या जो हमारा इक्विपमेंट विस्टैंड कर जाता है, मतलब वो ठहर जाता है, खराब नहीं होता है, उसी को हम आगे सप्लाई करते हैं। तो ये एक मतलब क्षेत्र दर्शाता है कि कितना हम जो है कितना आगे इस क्षेत्र में बढ़ गए हैं। औद्योगिक उपयोग उससे थोड़ा कम होता है, इसमें 0 डिग्री से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक काम करने होता है और ह्यूमिडिटी का जो पैरामीटर है, पैमाना है, वो कम होता है। और व्यावसायिक जो उपयोग की चीजें, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो और कम होते हैं और वो 5-6 डिग्री से लेकर और 60-70 डिग्री तक उनको काम करना चाहिए। तो ये हमने रेंज भी बना ली है, इतनी बड़ी रेंज कि सस्ता भी हो और जहां जरूरत हो वहां बहुत मजबूत हो, बहुत रगड़ हो सिस्टम। अब कीमतें, कोई भी इंजीनियर तब तक अपनी जांच या अपना काम पूरा नहीं होता जब तक उसका जो इकोनॉमिक पहलू है, जो कीमतों वाला पहलू है, उस पर वो खरा नहीं हो सकता है। और कोई भी चीज दैनिक उपयोग की तब तक नहीं बन जाती जब तक कि वो दैनिक जो रोजमर्रा जो आम आदमी है उसके रोजमर्रा के खर्च करने की लिमिट या उसकी सीमा के अंदर नहीं आ जाता। तो अब मैं उन इलेक्ट्रॉनिकी में भी ऐसा ही हुआ, या तभी दैनिक जीवन में आ पाई या तभी जन की वस्तु हो पाई जब इसकी कीमतें बहुत कम हो गई। उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ चीजों के नाम यहाँ बताए हैं, उनको मैं पढ़ नहीं रहा, लेकिन उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक की जो उपयोग की जो वस्तुएं हैं और जो क्या नाम उनके जो पुर्जे हैं वो किस कदर सस्ते हुए हैं और आगे और होते जा रहे हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों की डिजाइन भी सरल और सस्ती होती जा रही है, क्योंकि कैड का और कैम का भी उपयोग हो रहा है। और इसके अलावा जैसे एक जगह एक चीज डिजाइन हो गई और उस डिजाइन को आगे और बढ़ा कर या और उपयोग करके और या उसमें मामूली परिवर्तन करके वो भी एक उपयोग होता जा रहा है। और पहले जैसे हम लोग सुबह से लेकर शाम तक एक सर्किट जोड़ते थे और शाम को जब वो नहीं काम करता था तो बहुत परेशान हो जाते थे। अपने यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था तो अक्सर प्रैक्टिकल दिया जाता था। और उसमें एक उदाहरण के रूप में आता हूँ कि एक परिवार जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या जो है वो रूपरेखा निभा रही है, क्या दायित्व निभा रही है और कितनी आसानी हो रही है लोगों को और इसकी सहायता से कितना बड़ा काम किया जा रहा है। तो एक वृद्ध व्यक्ति है और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, उनके बेटा बहू है और 2 बच्चे हैं, मतलब 2 पोते पोतियां हैं। और वो किस तरीके से अपने दैनिक जीवन में इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करते हैं उसका ये उदाहरण है।
जैसे वृद्ध व्यक्ति जो है वो एक एनजीओ में काम करते हैं और वृद्धों की और विकलांगों की सेवा करते हैं और उनके काम में ये चीजें शामिल है। जैसे लेजर बीम से मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना, नेत्रहीन जो छात्र छात्राएं हैं उनको बुक स्कैनर कम वॉइस सिंथेसाइजर दिलवाना ताकि वो सामान्य छपी हुई किताबें पढ़ और समझ सकें। उनके लिए ब्रेल का लिटरेचर जो है वो एसेंशियल ना हो। इसी तरीके से जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, जो श्रवण बाधित लोग हैं, उनको अच्छे से अच्छे श्रवण यंत्र दिलवाना। आजकल डिजिटल हियरिंग एड जो है वो भी उपलब्ध है और उनसे जो है उनकी गुणवत्ता और उनकी जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। और जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको आर्टिफिशियल लिम्स दिलवाना और इन लिम्स में भी आजकल सेंसर युक्त इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था होती है और जिससे कि उनका काम करना आसान हो जाता है। इसी तरीके से मंदबुद्धि बच्चों को जो है वो उपयुक्त खिलौने या मनोरंजक पढ़ाई के द्वारा, कुछ मंदबुद्धि बच्चों को किसी चीज को समझाना या उसका ध्यान आकर्षित करना बड़ा एक कठिन काम होता है, बड़ा एक चुनौतीपूर्ण काम होता है और ऐसा काम इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और ये मल्टीमीडिया और इनके संगम से ही संभव हो पाता है। अब आते हैं, उनका बेटा जो है वो पेशे से इंजीनियर है और वो एक औद्योगिक कंपनी में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। उसका ऑफिस जो है वो पूरा का पूरा कंप्यूटर, इंटरनेट, फैक्स, टेलीफोन, फोटोकॉपियर आदि सुविधाओं से युक्त है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक आधारित ही है। उसका पूरा प्लांट जो है वो ऑटोमेटेड है, क्लोज सर्किट कैमरा लगा है और उसमें देखकर सारी जो है वो निगरानी कर लेता है। उनकी सारी मशीनें कंप्यूटर चालित हैं, सभी कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। आजकल नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आधार भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। रोज का काम, रोज की क्या क्या बाधाएं आई, ये सभी जो है रिपोर्ट कंप्यूटर पर आ जाते हैं। अनुपस्थिति रिपोर्ट, काम न हो पाने की रिपोर्ट स्वचालित तरीके से आ जाती है और वेतन भी जो है उनका महीने के अंत में सीधे बैंक में जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से जाता है और वो एटीएम कार्ड से निकाल भी लेते हैं। उनको कोई पर्ची स्लिप भरने या चेक काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब शर्मा जी की पत्नी जो है वो एक डिप्लोमा धारक इंजीनियर है, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और वो एक बड़े अस्पताल में कार्यरत है जहाँ पर विभिन्न रोगों की जांच के लिए तमाम छोटी बड़ी मशीनें जो हैं वो और उपकरण है, जैसे एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, सिटी स्कैन मशीन, इकोकार्डियोग्राफी वगैरह वगैरह, और ये सब इलेक्ट्रॉनिक आधारित इक्विपमेंट है। और इनका वो जो श्रीमती शर्मा है उनके ऊपर इनके रखरखाव, देख रेख, मरम्मत करवाना, नई सुविधाएं जोड़ना, क्योंकि आजकल ये सभी इक्विपमेंट मॉड्यूलर होते हैं। अगर नई टेक्नोलॉजी आती है या नई फैसिलिटी आती है तो एक मॉड्यूल उसमें और जोड़ दिया जाता है और वो अपडेट हो जाता है। तो इस तरीके से उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। उनकी एक बेटी है, छोटी है, वो घर में अपना माइक्रोवेव ओवन का भी इस्तेमाल करती है, ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन का भी इस्तेमाल करती है, गैस की गीजर भी है उनके यहाँ, और इन सभी की नियंत्रण व्यवस्था जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पर आधारित है। वो वीडियो गेम भी खेलती है, डीवीडी प्लेयर और फिल्में भी देखती है। जब टीवी से बोर हो जाती है तो कान में एफएम लगा कर सुनती है या मोबाइल के जरिए एफएम सुनती है। उसका छोटा भाई है खिलौना रोबोट वगैरह से तरह तरह के करतब देखता है, सीखता है, करता है। जिस सोसाइटी में शर्मा परिवार रहता है वहाँ इंटरकॉम की व्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति आता है तो सुरक्षा गार्ड घर पर फोन करके आगंतुक पर आने की अनुमति लेता है। और बिजली चले जाने पर सड़कों और सीढ़ियों में प्रकाश व्यवस्था के लिए सौर ऊर्जा की व्यवस्था है। सौर ऊर्जा भी मतलब जो सोलर सेल होता है वो बेसिकली एक डायोड ही है, वो क्रूड डायोड है, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का ही मतलब रूप है। सोसाइटी की छत पर डिश एंटीना है जिससे देश विदेश के सभी चैनल टेलीविजन पर उपलब्ध हैं। तो ये सब जो छुट्टी के दिन शर्मा परिवार घूमने जाता है, कार स्टूडियो से मधुर गीत सुनता है, धुनें सुनता है, अपू घर में जो बड़े खिलौनों का आनंद लेता है वो सभी इलेक्ट्रॉनिक पर ही आधारित है। प्लानिटोरियम में जब जाता है तो सिर उठाकर तारामंडल देखता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम ही है। घर आने पर मोबाइल से फोन करके रेस्टोरेंट से खाना मंगा लेता है, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग है। और इससे हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकी ने हमारे जीवन को बहुत ही सुखद और आरामदायक बना दिया है। और आने वाले टाइम में जो जो नैनो टेक्नोलॉजी का जिन 4 क्षेत्रों में इस्तेमाल होना है उनमें सबसे पहला उपयोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। वो उसको और छोटा और मजबूत और गतिशील और सशक्त और सस्ता बनाएगा। और इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।